ये देखिए, यहाँ पे निबंध है एमपीपीएससी का। इसमें देखिए क्या आपको इसमें निबंध के अंदर का जो कहा गया उसको थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। निबंध लिखना विद्यार्थी जीवन की सबसे कठिन चुनौतियों में से एक है। पढ़ाई चाहे विद्यालय स्तर की हो, कॉलेज के स्तर की हो, पढ़ाई चाहे आपको इसमें जो कहा गया है देखिए, पढ़ाई चाहे विद्यालय स्तर की हो, कॉलेज के स्तर की या प्रतियोगी परीक्षाओं के स्तर की, निबंध लेखन की चुनौतियाँ विद्यार्थियों के सामने बनी ही रहती है। देखिए, कई विद्यार्थियों के मन में यह सहज सवाल उठता है कि आखिर उनसे निबंध क्यों लिखवाया जाता है। निबंध को पढ़कर कोई उनके मानसिक स्तर या व्यक्तित्व का मूल्यांकन कैसे कर सकता है, और अगर कर सकता है तो उन्हें एक बेहतरीन निबंध कैसे लिखना चाहिए। इस लेख के माध्यम से हम ऐसे ही कुछ प्रश्नों को सुलझाने की कोशिश करेंगे। विश्वास रखिए कि निबंध लेखन की कला को देखिए, हम जो कहा कि उसको देखिए साथ इस लेख के माध्यम से ये पहले तो यहाँ पर जो खास बात है उसको सुनिए। देखिए, इस लेख के माध्यम से हम ऐसे ही कुछ प्रश्नों को सुलझाने की कोशिश करेंगे। विश्वास रखिए कि निबंध लेखन की कला कोई जन्मजात कला नहीं है। इसे कठोर अभ्यास से निश्चित तौर पर साधा जा सकता है। अगर आप भी ठान लें कि आपको प्रभावशाली निबंध लेखक बनना है, तो 1-2 महीनों के निरंतर और रणनीतिक अभ्यास से आप निश्चित ही अपने सपने को साकार कर लेंगे। देखिए, यहाँ पे जो कहा गया निबंध क्या है, सबसे पहले हम यही समझने की कोशिश करते हैं कि एक विधा जैनर के रूप में निबंध क्या और ये अन्य विधाओं से कैसे अलग है। विधा जैनर शब्द शायद आपको नया लग रहा होगा। इसका अर्थ शायद संगीत, इसका अर्थ शायद साहित्य। देखिए यहाँ पर क्या विधा जैनर शब्द शायद आपको नया लग रहा होगा। इसका अर्थ साहित्य, संगीत या कला की विशेष शैलियों से होता है। उदाहरण के लिए कहानी, उपन्यास, नाटक, निबंध लेख और समीक्षा विभिन्न विधाओं के उदाहरण है। किसी विधा में उतरने से पहले बेहतर होता है कि उसके चरित्र को ठीक से समझ लिया जाए। मुझे विश्वास है कि अगर आपको निबंध विधा की ठीक समझ होगी तो निबंध लेखन की प्रक्रिया में आप अपना सतत मूल्यांकन भी कर सकेंगे और प्रभावशाली निबंध भी लिख सकेंगे। देखिए, कुछ लोग मानते हैं कि निबंध एक प्राचीन भारतीय विधा है जिसका मूल संस्कृत साहित्य में खोजा जा सकता है। यह बात सही है कि संस्कृत में निबंध नाम की एक विधा मौजूद थी, जिसमें धर्म, शास्त्रीय सिद्धांतों की विवेचना की जाती थी। इस विधा में लेखक पहले अपने से विरोधी सिद्धांतों को चुनौती के तौर पर पेश करता था और फिर एक एक करके अपने तर्कों, परमाणु की मदद से उन सभी सिद्धांतों को ध्वस्त करता था। चूँकि इस विधा में परमाणु का निबंधन किया जाता था, इसलिए इसका नाम निबंध पड़ गया। देखिए, सवाल यह है कि आज हम जिसे निबंध कहते हैं वह सही विधा है या उससे अलग। इसका संभवतः प्रचलित उत्तर है कि आज का निबंध अपने चरित्र और स्वरूप में संस्कृत के निबंध पर नहीं बल्कि अंग्रेजी के ऐसे पर आधारित है। अतः निबंध विधा को समझने के लिए हमें आधुनिक यूरोपीय साहित्य की पृष्ठभूमि का अनुसंधान करना चाहिए। माना जाता है कि एक बार आधुनिक विधा के रूप में निबंध की शुरुआत 1580 ईस्वी में फ्रांस के लेखक मोंतेन के हाथों हुई। मोंतेन ने अपनी निबंधों के लिए ऐसे शब्द का प्रयोग किया जिसका अर्थ होता है प्रयोग। उस समय फ्रांस में कहानी, नाटक, कविता जैसी कई विधाएं प्रचलित थी, पर निबंध की कलेवर उन सबसे अलग थी। इसमें कहानियों की तरह ना तो विभिन्न चरित्र पात्र थे और ना ही घटनाएं थी। नाटक में कहानियों के साथ साथ दृश्य और मंच की भी बड़ी भूमिका होती थी, पर निबंध में यह सब भी नहीं था। अगर कविताओं से तुलना करें तो उनमें छंद, तुक और लय जैसे ढांचे उपस्थित होते थे जो रचनाकार को एक बुनियादी फ्रेमवर्क उपलब्ध देते थे, पर निबंध में ये नहीं थे, क्योंकि निबंध पद्य पोएट्री में नहीं गद्य प्रोज में था।
क्योंकि निबंध पद पोएट्री में नहीं बल्कि गद्य प्रोज में था। स्पष्ट है निबंध इन सभी विधाओं से अलग था। एक अर्थ में यह सबसे कठिन विधा के रूप में उभरा क्योंकि इसमें पाठक को बांध कर रखना सबसे मुश्किल काम था। यह मुश्किल इसलिए था क्योंकि इसमें मनोरंजन पैदा करने के लिए ना घटनाएं थी और ना ही कहानियाँ थी। इसमें सिर्फ विचार या भाव थे जो बिना किसी ओट या माध्यम के सीधे ही व्यक्त होते थे। अगर निबंध लेखक के पास सूक्ष्म विचार क्षमता और सीधे दिल तक पहुंचने वाली भाषा हो तो वे अपने पाठक को चमत्कृत कर सकता था। यही कारण है कि हिंदी साहित्य के निबंध में हिंदी साहित्य में निबंध लेखन के बादशाह कहे जाने आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा भी है कि यदि गद्य कवियों या लेखकों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है। कहने का भाव यही है कि कविता लिखने की तुलना में गद्य लिखना कठिन होता है क्योंकि गद्य के लेखक के पास तुक और लय के बने बनाए खांचे मौजूद नहीं होते और गद्य की विभिन्न विधाओं में आपसी तुलना करें तो कहानी उपन्यास और नाटक की तुलना में निबंध लिखना सबसे कठिन है क्योंकि निबंध में बाकी तीनों विधाओं की तरह चरित्रों, घटनाओं और कल्पनाओं की खुली छूट नहीं होती। निबंध का लेखक तो बिना किसी पर्दे, ओट या ढाल के सीधे पाठक के सामने उपस्थित होता है और हर क्षण यह खतरा झेलता है कि कहीं पाठक उबकर पन्ना न पलट दे। देखिए, अभी तक की चर्चा से आपको निबंध विधा के बारे में बहुत कुछ अनुमान तो लग गया होगा, पर अभी भी उसकी मुकम्मल तस्वीर नहीं बनी होगी। इसकी एक वजह यह भी है कि निबंध की कोई निश्चित परिभाषा है ही नहीं। जैसे जैसे निबंध लेखन परंपरा का विकास हुआ, निबंधकारों ने अपने अपने तरीके से इस विधा में नए प्रयोग किए। हर नए प्रयोग के साथ ही विवाद उठा कि इसे निबंध विधा के अंतर्गत शामिल किया जाए या नहीं। इसी वाद विवाद के माध्यम से निबंध के नए नए प्रकार बने और निबंध की एक निश्चित परिभाषा देना मुश्किल होता गया। उदाहरण के लिए कि माउंटेन के रास्ते पर चलते हुए एडिसन और डॉक्टर सैमुअल जॉनसन जैसे पश्चिमी निबंधकारों ने निबंध को एक भावपरक, कल्पना प्रधान और नियंत्रित उत्कीर्ण तथा मनमोजी रचना के रूप में परिभाषित किया और उसमें विचार, तर्क, विश्लेषण जैसे तत्वों को खास महत्व नहीं दिया। डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने निबंध की जो परिभाषा दी वह इस नज़रिए को व्यक्त करने वाली प्रतिनिधि परिभाषा बन गई। उन्होंने कहा कि निबंध मन की मुक्त मौज है और नियमित एवं अपरिपक्व सी रचना एक ऐसी कृति है जो ना तो नियमबद्ध है और ना ही व्यवस्थित है। एन ऐसे इज ए लूज शैली ऑफ माइंड एन इरेगुलर digested piece, not a regular and orderly composition। माउंटेन ने भी लगभग ऐसी ही परिभाषा देते हुए निबंध को मनमोजी उक्तियों एवं अभिव्यक्तियों की मौज बताया है। अंग्रेजी और हिंदी में कई ऐसे लेखक हुए जो इसी परिभाषा को प्रमाणित करते निबंध लिखते रहे। ऐसे निबंधों की हिंदी में प्रायः ललित निबंध कहे जाने की परंपरा रही है। प्रताप नारायण मिश्र और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के कई निबंध इस परंपरा में मील के पत्थर माने जाते हैं। ऐसा नहीं कि इन निबंधों में विचार पक्ष होता ही नहीं, वह होता है, किंतु कल्पना और भावनाओं की तुलना में दबा हुआ सा रहता है। दूसरी तरफ अंग्रेजी तथा हिंदी दोनों भाषाओं में कुछ ऐसे लेखक भी हुए जिन्होंने निबंध को एक गंभीर चिंतनपरक, विश्लेषणात्मक तथा विचार प्रधान रचना के रूप में स्वीकार किया है। पश्चिम की बात करें तो माउंटेन के पहले निबंध के 17 वर्ष बाद 1597 ईस्वी में उनके समकालीन लेखक फ्रांसिस बेकन ने अंग्रेजी में ऐसे निबंधों की परंपरा शुरू की। उन्होंने बौद्धिकता से भरी रचनाओं लिखी और उन्हें निबंध ऐसे नाम दिया। धीरे धीरे मान लिया गया कि बेकन की गंभीर विचार प्रधान रचनाएं भी निबंधों की एक नई शैली का प्रतिनिधित्व करती है। ऐसा होते ही बेकन भी माउंटेन के साथ निबंध के प्रवर्तक माने जाने लगे। इस प्रकार 16वीं सदी के अंत में निबंध की दो शैलियों परिचित हो गई, पहली मनमोजी निबंधों की शैली और दूसरी गंभीर निबंधों की शैली। बेकन के प्रयोगों का ही परिणाम था कि निबंध शब्द का अर्थ विस्तार होने लगा। आगे चलकर कई क्षेत्रों में के महान लेखकों ने अपने रचनाओं को निबंध के तौर पर प्रस्तुत किया। उदाहरण के थॉमस माल्थस ने जनसंख्या के सिद्धांत पर एक निबंध एन ऐसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन लिखा, तो जॉन लॉक ने मानवीय समझ पर निबंध एन ऐसे कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग लिखकर निबंध विधा को दर्शन की बारीकियों से जोड़ दिया। यहाँ तक कि बर्नार्ड शॉ ने जो भूमिकाएं लिखी वे भी निबंध की श्रेणी में शामिल मानी गई और बर्ट्रैंड रसेल के सूक्ष्म वैचारिक साहित्य को भी निबंध ही कहा गया।
देखिए हिंदी साहित्य से भी, देखिए हिंदी साहित्य में भी शुरू से निबंध की ये दोनों शैलियाँ परिचित रही है। अगर प्रताप नारायण मिश्र और हजारी प्रसाद द्विवेदी मनमोजी शैली में ज़्यादा रमे हैं, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बालकृष्ण भट्ट, प्रेमचंद, डॉक्टर नामवर सिंह और राजेंद्र यादव जैसे लेखक गंभीर विचार प्रधान निबंधों के रास्ते पर चले हैं। इस तरह के निबंधों, गंभीर विचार प्रधान निबंधों में प्राय एक समस्या केंद्र में होती है और लेखक बहुत तार्किक ढंग से उस समस्या के सभी आयामों को खोलता हुआ चलता है। पड़ने पर ज़रूरत पड़ने पर वह थोड़ी बहुत कल्पनाएँ भी करता है। किसी किसी बिंदु पर पाठक की भावुकता को भी कुड़ता है, अपनी ज़िंदगी को उदाहरण भी देता है, पर कुल मिलाकर विचार और विश्लेषण पक्ष की प्रधानता पूरे निबंध में बनी रहती है। देखिए यहाँ एक बात पर गौर करना जरूरी है कि निबंध की शैलियों में इतना वैविध्य होने के बावजूद यह बात हमेशा मानी गई है कि निबंध का केंद्रीय पक्ष लेखक का व्यक्तित्व होता है, और वह चाहे भावनाओं के रूप में व्यक्त हो या विचारों के रूप में, निजी जीवन को उदाहरणों में दिखे या लेखक के दर्शन विचारधारा के रूप में। केंद्र में व्यक्तित्व ही रहता है और यह व्यक्तित्व सीधे सीधे पाठक के सामने आता है, क्योंकि निबंध में कोई ओट या धार नहीं होती। उपन्यास कहानी का लेखक खुद को चरित्र और पात्रों के माध्यम से व्यक्त करता है और बीच बीच में छिप जाता है, पर निबंध लेखक तो हर समय पाठक के सामने ही होता है, वह भी बिना किसी पर्दे के। अगर हम यह सोचें कि सिविल सेवा परीक्षा या अन्य परीक्षा में किस प्रकार के निबंध की अपेक्षा की जाती है, तो इसका समान उत्तर है विचार प्रधान निबंध की। हाँ, यह जरूर है कि कुछ निबंध ऐसे भी पूछे जाते हैं जिनमें कल्पनाएं अपनी भूमिकाएं निभाती है, जैसे अंतरिक्ष का तीव्र आकर्षण सरीखे विषय। पर वहाँ भी ध्यान रखना चाहिए कि कल्पना अमर्यादित और नियंत्रित या उत्कीर्ण ना हो, वे विचारों के अनुशासन के भीतर ही गुती हो। अगर हम ये सोचें कि सिविल सेवा परीक्षा या अन्य परीक्षाओं को किस प्रकार के निबंध की अपेक्षा की जाती है, तो इसका समान उत्तर है विचार प्रधान निबंध की। हाँ, यह जरूर है कि कुछ निबंध ऐसे भी पूछे जाते हैं जिनमें कल्पना अपनी भूमिका निभाती है, जैसे अंतरिक्ष का तीव्र आकर्षण सरीखे विषय। पर वहाँ भी ध्यान रखना चाहिए कि कल्पना अमर्यादित और नियंत्रित या उत्कीर्ण ना हो, वे विचारों के अनुशासन के भीतर ही गुथी हो। अगर ऊपर की संपूर्ण चर्चा के आधार पर हमें निष्कर्ष निकालना हो कि निबंध क्या है, तो मैं कहूँगा कि निबंध किसी विषय पर लिखी गई ऐसी गद्यात्मक रचना है जिसमें लेखक का कहानी, घटना, चरित्रों के बिना सीधे ही अपने विचारों, भाव और कल्पनाओं के साथ पाठक के समक्ष उपस्थित होता है। निबंध का केंद्रीय तत्व है लेखक का व्यक्तित्व। निबंध गणित या भौतिक विज्ञान नहीं है। निबंध गणित या भौतिक विज्ञान नहीं है। हर व्यक्ति एक प्रश्न का उत्तर एक जैसा ही देगा। निबंध तो विचारों, भावना और कल्पनाओं की भूमि पर खड़ा होगा, और ये सभी तत्व विभिन्न व्यक्तियों में अलग अलग रूप में मौजूद होते हैं। यही कारण है कि किसी व्यक्ति के संपूर्ण व्यक्तित्व की परीक्षा करने के लिए उसके निबंध कौशल को परखना एक बेहद प्रभावशाली तरीका माना जाता है। बहुत अच्छी बात है कहा गया। यही कारण है कि किसी व्यक्ति के संपूर्ण व्यक्तित्व की परीक्षा करने के लिए उसके निबंध कौशल को परखना एक बेहद प्रभावशाली तरीका माना जाता है। फिर देखिए आपको निबंध के जो प्रकार उसको समझिए। देखिए जिस तरह निबंध की कोई निश्चित परिभाषा नहीं है, वैसे ही निबंध के प्रकार भी तय नहीं है। कुछ लोग शैली के आधार पर निबंधों के प्रकार बताते हैं, कुछ विषय वस्तु के आधार पर अलग अलग विद्वानों ने निबंध के इतने प्रकार बताए हैं कि सभी को एक साथ जोड़ने से यह संख्या 100 के आसपास पहुंच गई है। तो अपने प्रयोजन की दृष्टि से हमें निबंध के 4 प्रकारों को समझ लेना चाहिए। पहला वर्णनात्मक निबंध, दूसरा कल्पनात्मक निबंध, और तीसरा विचार प्रधान निबंध, और चौथा अमूर्त निबंध। देखिए मोटे तौर पर यह कहने में कोई हर्ज नहीं है कि उम्र और परिपक्वता बढ़ने के साथ साथ व्यक्ति निबंध के उपरोक्त प्रकारों में पहले से चौथे की ओर बढ़ता है। जहाँ तक विद्यालय की शुरुआती कक्षाओं की बात है, बच्चों से उम्मीद की जाती है कि वे वर्णनात्मक निबंध लिखें। वर्ण का सीधा सा मतलब पूछी गई विषय वस्तु की विशेषताओं को उल्लेख कर देना। इस उम्र के बच्चों से गहरे विश्लेषण या कल्पना आदि की उम्मीद नहीं की जाती। उदाहरण को उत्तर भारत के अधिकांश बच्चे अपने जीवन का पहला निबंध गाय पर लिखते हैं, और इस विषय पर उनसे वर्णनात्मक निबंध की ही अपेक्षा की जाती है। इसी शैली के कारण बच्चे कुछ ऐसे वाक्य लिखते हैं: गाय की 2 आँखें और 4 टांगें होती है, उसकी एक पूँछ होती है, वह दूध देती है, वह शांत स्वभाव की होती है। ये सभी वाक्य गाय के संबंध में विश्लेषण या कल्पना नहीं करते, सिर्फ उसकी विशेषता का वर्णन करते हैं। बहुत छोटे बच्चों से इससे ज़्यादा उम्मीद करना उचित भी नहीं होता।
हाँ, देखिए यहाँ पर उनसे ऐसे निबंध इसलिए लिखवाए जाते ताकि इन्हीं के बहाने उनकी चिंतन तथा भाषा क्षमताएं बढ़े और वे धीरे धीरे विश्लेषण की ओर अग्रसर हो। दीपावली, ईद, मेरी पहली बस यात्रा, रेलवे स्टेशन एक दृश्य जैसी निबंध भी इसी वर्ग में शामिल है। अब देखिए जब बच्चे कुछ बड़े हो जाते हैं तो उन्हें कल्पना प्रधान विषय दिए जाते हैं। उन्हें कल्पना प्रधान विषय दिए यदि मैं भारत का प्रधानमंत्री होता, इस निबंध में वर्णन नहीं कल्पना की अपेक्षा है। बच्चों से उम्मीद की जाती है कि वे कल्पना का स्तर पर खुद को देश के प्रधानमंत्री के रूप में देखें और बताएं कि अगर उन्हें यह अवसर मिला होता तो वे क्या विशेष करते। मेरे सपनों का भारत अगर ईश्वर हमारे सामने आ जाता, यदि भारत और पाकिस्तान का विभाजन नहीं होता जैसे विषय भी इसी प्रकृति के हैं जो प्राय मध्य वय के बच्चों से पूछे जाते हैं। अब देखिए जैसे जैसे यहाँ पे देखिए जैसे जैसे बच्चा और बड़ा होता है उसकी दिमागी क्षमताएं पैनी और विकसित होती जाती है। अब यह सिर्फ वर्णन और कल्पना तक सीमित न रहकर विचार एवं तार्किक विश्लेषण करने लगता है। देखिए यही कारण है कि कॉलेज के विद्यार्थियों से प्राय विचार प्रधान विषयों पर निबंध पूछे जाते हैं। जैसे केवल राजनीतिक अधिकार महिलाओं की स्थिति में सुधार नहीं ला सकते या पश्चिमीकरण और आधुनिकीकरण समानार्थक नहीं है। इन विषयों पर लिखने के लिए जरूरी होता है कि लेखक न सिर्फ उस विषय से जुड़े तथ्यों को ठीक से जानता हो बल्कि यह भी उसके पास अपनी बात रखने के ठोस तर्क हो। वह विषय के पक्ष और विपक्ष में ठोस तर्क श्रृंखला प्रस्तुत कर सके और इस पूरे द्वंद्वात्मक विधान को संतुलित निष्कर्ष तक पहुंचा सके। चौथे प्रकार निबंधों को सुविधा की दृष्टि से अमूर्त निबंध कहा गया है। अमूर्त शब्द का अर्थ वह जिसे इंद्रियों से अनुभव ना किया जा सके, जिसे सिर्फ बुद्धि से समझा जा सके, जिसे बुद्धि से समझा या विचारा जा सके। उदाहरण के तौर पर श्रेष्ठ व्यक्ति अनुभव का विषय हो सकता है, पर श्रेष्ठता की अवधारणा अमूर्त है। कि व्यक्तियों के रूप में गांधी और मार्क्स मूर्त है, पर उनकी विचारधाराएं गांधीवाद और मार्क्सवाद अमूर्त है। गौरतलब है कि अमूर्त विषय सामान्य जीवन की घटनाओं तथा तथ्यों से सीधे तौर पर नहीं जुड़े होते हैं और लेखक के चरम स्तर की तर्क विश्लेषण और कल्याण संबंधी क्षमताओं की उम्मीद करते हैं। यदि ऊपर बताए कि विचार प्रधान निबंधों के किसी विषय जिसे केवल राजनीतिक अधिकार महिलाओं की स्थिति में सुधार नहीं ला सकते, ये से तुलना करें तो यह तो बात ज़्यादा स्पष्ट हो जाएगी। आप सब सहमत होंगे कि उपरोक्त विचार प्रधान विषय चाहे कुछ कठिन हो, पर ऐसा नहीं है कि स्नातक स्तर का विद्यार्थी इस पर सोच या लिख नहीं पाएगा, और कुछ नहीं तो वो अपने परिवार के उदाहरणों से विषय के तार जोड़ लेगा और अपनी नैसर्गिक विश्लेषण क्षमता का प्रयोग करके कुछ ना कुछ लिख देगा। किंतु जो विषय अमूर्त होते हैं उनमें कई बार यह सुविधा नहीं होती कि आप रस्सी के एक सिरे को पकड़कर उसके रेसे खोलते चले। उदाहरण के लिए सिविल सर्व परीक्षा में पूछा गया अमूर्त विषय था निष्काम बौद्धिक जिज्ञासा, यथार्थ सभ्यता का जीवन रस है। कहने की जरूरत नहीं कि अगर आपकी अमूर्त चिंतन कर सकने की क्षमता बहुत परिपक्व और पैनी नहीं है तो आप इस विषय पर कल्पना चलाने में तनाव महसूस करेंगे। नए विद्यार्थी तो ऐसे विषयों पर घंटों सोचते रहने के बाद भी कुछ लिखने से परेशानी महसूस करते हैं। अब सवाल है कि सिविल सर्व परीक्षा में अभ्यर्थियों से कैसे निबंध की अपेक्षा की जाती है। अगर हम पिछले 2-3 वर्षों के प्रश्नों को देखें तो ये कहा जा सकता है कि आजकल संघ लोक सेवा आयोग निबंध के प्रश्न पत्र के माध्यम से आपकी 2 क्षमताओं की परीक्षा कर लेना चाहता है। गौरतलब है कि आपको 2 वर्गों में से एक विषय पर निबंध लिखना होता है। एक वर्ग में लगभग सभी विषय विचार प्रधान होते हैं जिन्हें आप सामान्य अध्ययन की जानकारियों के आधार पर अपनी लेखन क्षमता का सदुपयोग करते हुए आसानी से लिख सकते हैं, पर दूसरे वर्ग में प्राय सभी विषय अमूर्त या कल्पना प्रधान होते हैं, प्रकृति के होते हैं। संभवतः संघ लोक सेवा आयोग की वर्तमान नीति यह है कि उम्मीदवार के चिंतन एवं लेखन कौशल को मूर्त तथा अमूर्त दोनों प्रकार के विषयों पर परखा जाए। उम्मीदवार के चिंतन एवं लेखन कौशल को मूर्त तथा अमूर्त दोनों प्रकार के विषयों पर परखा जाए। अब देखिए निबंध तथा लेख में अंतर की बात यहाँ पर की गई है। लेकिन निबंध और लेख में अंतर आपको जो है देखिए इसी बिंदु पर हमें निबंध और लेख के बीच अंतर समझ लेना चाहिए। सामान्य धारणा यह कि अखबारों में संपादकीय पृष्ठ पर लेख छपते हैं ना कि निबंध छपते हैं। यह बात कुछ हद तक ही सही है, पूरी तरह नहीं। देखिए सच बात तो यह है कि इन दोनों विधाओं के बीच बहुत महीन अंतर है और इन्हें किसी भी तरह से एकदम अलग खाँचों में नहीं बांटा जा सकता है। देखिए जितनी पतली लकीर मित्रता और प्रेम या नफरत और शत्रुता के बीच होती है, लगभग उतनी ही बारीक रेखा निबंध और लेख के बीच है। फिर भी अगर अंतर निर्धारित करना ही हो तो हम कह सकते हैं कि लेख निबंध की तुलना में ज़्यादा वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव होता है, इसलिए इसमें तथ्यों की मात्रा निबंध की तुलना में अधिक होती है। अगर कोई लेखक बहुत ठोस
अगर कोई लेखक बहुत ठोस तथ्यों के आधार पर निष्कर्ष निकालने की प्रक्रिया अपनाता है तो उसमें अपने निजी विचारों भावों आदि से तटस्थ रहने का प्रयास करता है तो हम मान ले सकते हैं कि उसकी रचना लेख है, निबंध नहीं है। गौरतलब है कि अखबारों में भी कुछ लेखक विशेषतः कुछ प्रसिद्ध स्तंभकार आत्मनिष्ठता सब्जेक्टिविटी से भरा लेखन करते हैं। इसका अर्थ है कि वे तथ्यों को बहुत अधिक बल देने के बजाय अपने विचारों भाव व्यक्तिगत अनुभवों प्रसिद्ध लेखकों दार्शनिकों कथनों आदि का जमकर प्रयोग करते हैं। वे हास्य व्यंग का प्रयोग भी कर लेते हैं और मुहावरों कहावतों का भी। इन सारे तत्वों से युक्त होते ही उनकी रचना निबंध बन जाती है, लेख नहीं रहती। गौरतलब है कि बहुत सारी रचनाएं ऐसी होती है जो निबंध और लेख दोनों वर्गों में शामिल हो सकती है। निबंध और लेख में एक और अंतर माना जाता है, जहाँ लेख अनिवार्यतः किसी समकालीन विषय पर आधारित होता है, वहीं निबंध के लिए ऐसा आवश्यक नहीं है। लेख अपनी प्रकृति में समकालीनता को धारण करता है और जबकि निबंध अपने स्वभाव में ही काल को लांघने का या कालमुक्त होने का प्रयास करता है। महान निबंधकार कोशिश करते हैं कि उनके निबंध अपने काल के मुद्दों पर आधारित होकर भी अंततः सर्वकालिक प्रकृति के हो, यानी लंबा समय बीतने के बाद भी प्रासंगिक बने रहे। देखिए यहाँ पर जो कहा गया कि निबंध लिखने की प्रक्रिया, देखिए निबंध लिखने की प्रक्रिया और उससे जुड़ी चुनौतियाँ यहाँ पर देखिए। देखिए हम इस विषय पर विचार कर सकते हैं कि निबंध कैसे लिखा जाना चाहिए, इस प्रक्रिया में क्या क्या चुनौतियाँ आते हैं और उनका समाधान कैसे किया जाए। देखिए निबंध लेखन की प्रक्रिया को मोटे तौर पर निम्नलिखित 7 चरणों में विभाजित किया जा सकता है, जिनमें से पहले 6 अनिवार्य और 7वां वांछनीय होते हुए अनिवार्य नहीं है। देखिए पहला विषय का सही अर्थ समझना, दूसरा आपको क्या विशेष जुड़े बिंदुओं को खोजना, तीसरा निबंध की रूपरेखा बनाना, चौथा भूमिका लिखने के तरीके, पाँचवां मुख्य विषय वस्तु मेन बॉडी लिखना, छठा निष्कर्ष लिखना और सातवां निबंध का पुनरीक्षण करना। अब हम एक एक करके इन सभी चरणों से जुड़ी चुनौतियों और समाधानों पर बातचीत करेंगे। पहला चरण देखिए विषय का सही अर्थ समझना। देखिए निबंध लेखन की प्रक्रिया में पहली चुनौती यही होती है कि परीक्षार्थी निबंध के विषय को ठीक उसी रूप में समझे जिस रूप में प्रश्न पत्र बनाने वाले व्यक्ति ने उसे सोचा था। सामान्यतः यह चुनौती बहुत जटिल नहीं होती। जो परीक्षार्थी प्रश्नों की भाषा को बारीकी से देखने समझने के आदी होते हैं, वे अपनी इस क्षमता की बदौलत निबंध के विषय को भी ठीक ऐसे ही ग्रहण कर लेते हैं। फिर भी आइए कुछ ऐसी गलतियों पर गौर करते हैं जो विषय को समझने की प्रक्रिया में कभी कभी हो जाती है। पहली गलती यह होती है कि कई बार हम उन शब्दों पर पर्याप्त ध्यान नहीं देते जो विषय की तीव्रता, इंटेंसिटी या विस्तार एक्सपेंशन को निर्धारित करते हैं। फिर आपको आगे यहाँ पर है, आगे यहाँ पर देखिए कहा गया क्या कि पहली गलती तो यह कि कई बार हम उन शब्दों पर पर्याप्त ध्यान नहीं देते जो विषय की तीव्रता, इंटेंसिटी, विस्तार, एक्सपेंशन को निर्धारित करते हैं। ऐसे शब्दों में प्रमुख हैं केवल, एकमात्र, ही, भी, यही, वही, एक, सकता, शक्ति, साथ साथ, सर्वाधिक, न्यूनतम, अनिवार्यतः, संभवतः, चाहिए, संभव, असंभव इत्यादि। अगर इन शब्दों का सटीक अर्थ ना समझा जाए तो ऐसा हो सकता है कि हमारा निबंध विषय की मांग को पूरा ना कर सके। उदाहरण के 2004 की सिविल परीक्षा में पूछा गया एक विषय था, केवल राजनीतिक अधिकार महिलाओं की स्थिति में सुधार नहीं ला सकता है। अगर इस विषय को ठीक से समझें तो इसका यह अभिप्राय बिल्कुल नहीं है कि राजनीतिक अधिकार महिलाओं की स्थिति में सुधार नहीं लाते हैं। इस विषय का सबसे महत्वपूर्ण शब्द है केवल। इस शब्द के कारण इस विषय का अर्थ ही बदल गया। इस विषय से सही भाव यह निकलता है इस विषय से देखिए आप इस विषय से सही भाव यह निकलता है कि राजनीतिक अधिकार तो महिलाओं की स्थिति सुधारने का आवश्यक है ही, कुछ और भी ऐसे पक्ष हैं जिन्हें महिलाओं की स्थिति को सुधारने की प्रक्रिया में जोड़ा जाना चाहिए। इसलिए ज़रूरी है कि हमारे निबंध से भी यहाँ भाव व्यक्त हो। अब आगे जो यहाँ पर कहा है उसको देखिए। इसी प्रकार वर्ष 2013 में पूछा गया एक निबंध था, सकल घरेलू उत्पाद के साथ साथ सकल घरेलू खुशहाली देश की संपन्नता के मूल्यांकन के सही सूचकांक होंगे। इस विषय में सबसे महत्वपूर्ण शब्द है साथ साथ। इस शब्द के कारण इस निबंध में अपेक्षा है कि सकल घरेलू खुशहाली को सकल घरेलू उत्पाद के विरोधी के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि दोनों को परस्पर पूरक मानते हुए समुचित निष्कर्ष की ओर बढ़ाया जाना चाहिए। तीसरा देखिए, विषय को समझने में कभी कभी एक दूसरी समस्या यह आती है कि विषय का अर्थ कई आयामों में सोचा जा सकता है, किंतु परीक्षार्थी उसे एक या दो आयामों तक ही सीमित कर देता है।
जाता है। ऐसी गलती होने पर निबंध उस पूर्णतया तथा विस्तार को हासिल नहीं कर पाता जिसकी अपेक्षा उस विषय के भीतर मौजूद होती है। उदाहरण के लिए सिविल सेवा परीक्षा में ही पूछा गया एक विषय था, अच्छी बारे अच्छे पड़ोसी बनाती है। स्वाभाविक सी बात है कि यह एक अर्ध अमूर्त प्रकृति विषय है और इसे किसी एक निश्चित अर्थ में बांधना संभव नहीं है। ऐसे विषयों में वही व्यक्तिवादी मानता है जो ज़्यादा से ज़्यादा किंतु प्रासंगिक आयामों को पकड़ पाता है। उदाहरण के लिए अच्छी बालों से बनने वाले अच्छे पड़ोसियों में दो निकटवर्ती देश तो हो ही सकते हैं। साथ ही साथ हम इन शब्दों बारे तथा पड़ोसी के कई अन्य अर्थ भी सोच सकते हैं। एक अर्थ में पति पत्नी या दो दोस्त भी अच्छे पड़ोसी होते हैं, बशर्ते वे एक दूसरे को इतना स्पेस देते रहें कि दूसरा व्यक्ति तनाव या दबाव महसूस न करे। कुछ और गहराई में जाए तो मनुष्य और प्रकृति भी अच्छे पड़ोसी हो सकते हैं, पर शर्त यह है कि मनुष्य अपनी अपेक्षाओं का अनुचित बोझ प्रकृति पर न डाले और आगे बढ़े तो मनुष्य के भीतर स्थित बुद्धि और मन भी एक दूसरे के पड़ोसी ठहराए जा सकते हैं। यहाँ देखिए इसी तरह यहाँ पर क्या इसी तरह इस विषय की कई अन्य व्याख्याएँ भी हो सकती है। ये जो विद्यार्थी किसी विषय पर एक रेखीय ढंग से ही सोच पाते हैं वे निसंदेह अपने निबंधों में जान नहीं फूंक पाते। इसलिए नए विद्यार्थियों को चाहिए कि वे नए विषयों पर ये सोचने का निरंतर अभ्यास करें कि उनमें अर्थ का अधिकतम विस्तार क्या हो सकता है। हाँ, यह ध्यान रहे कि इस प्रक्रिया को कई बार विषय के ऐसे अर्थ भी खुलेंगे जिन्हें वस्तुतः अर्थ ये नहीं अनर्थ कहा जाना चाहिए। निरंतर अभ्यास व्यक्ति अपने आप यह समझने लगता है कि अर्थ की सही पहचान करते हुए कितनी दूर तक जाना है और किस मोड़ के बाद विचार यात्रा को थाम लेना है। फिर आपको आगे यहाँ पर कहा गया है कि तीसरा देखिए विषय के अर्थ विस्तार को लेकिन विषय के अर्थ विस्तार से ही जुड़ी एक और समस्या यह है कि कई बार परीक्षार्थी उसमें निहित देश काल विस्तार को ठीक से ग्रहण नहीं कर पाते। वे कुछ सीमाओं को अपने मन में खुद ही स्थापित कर लेते हैं। जबकि ना तो वे विषय में वर्णित होती है और ना ही तार्किक रूप से विषय की भाषा से निगमित होती है। ऐसी सीमाएं प्राय दो स्तरों पर होती है, देश तथा काल। देशगत या भौगोलिक विस्तार से आशा है कि विषय कितने स्थान या भौगोलिक क्षेत्र के संदर्भ में चिंतन की अपेक्षा करता है। उदाहरण के अगर विषय में भारत शब्द का उल्लेख नहीं है और ना ही ऐसी कोई तार्किक वजह मौजूद है कि निबंध भारत के संदर्भ में ही लिखा जाए तो हमें स्थानगत विस्तार के इसी रूप में संपूर्ण विश्व को लेकर चलना चाहिए, भले ही हम आनुपातिक रूप से भारत को विशेष तरजीह दें। इसी प्रकार अगर विषय में वर्तमान अतीत 21वीं सदी जैसा कोई कालगत संदर्भ विद्यमान न हो तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि काल विस्तार की दृष्टि से भी हमारा कैनवास व्यापक हो। कुछ उदाहरण के माध्यम से इस बात को समझा जा सकता है। कुछ विषय ऐसे होते हैं जिनमें ना कालगत सीमा होती और ना ही देशगत सीमा होती। प्राय अमूर्त विषयों में ऐसा ही होता है, जैसे अच्छी बात अच्छे पड़ोसी बनाती है, फुर्तीला किंतु संतुलित व्यक्ति ही दौड़ में विजयी होता है, या किसी को अनुदान देने से उसके काम में हाथ बटाना बेहतर है इत्यादि। ऐसे विषयों पर निबंध लिखते समय केवल भारत और वर्तमान काल तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि पूरी दुनिया यथा भूत वर्तमान भविष्य के संदर्भ में लेने चाहिए। जिन विषयों का अंत होता है जैसे शब्दों से होता है, प्राय उनमें यही नज़रिया लिया जाना चाहिए। देखिए अंत होता है यहाँ पर ब्रैकेट में है, जैसे शब्दों से होता है प्राय उनमें यही नज़रिया लिया जाना चाहिए। दूसरे और कुछ निबंध ऐसे होते हैं जिनमें देश काल की सीमा या परिधि का स्पष्ट संकेत होता है। उदाहरण के लिए भारत के सम्मुख संकट नैतिक या आर्थिक विषय में निहित है कि निबंध में सिर्फ भारत का संदर्भ लिया जाना चाहिए, अन्य देशों का नहीं। अकाल का स्पष्ट संकेत न होते भी इसमें यह अपेक्षा साफ नजर आ रही है कि विश्व का विवेचन वर्तमान काल को केंद्र में रखकर होना चाहिए। हाँ, अगर आप आज के संकट
संकट को इतिहास या भविष्य से जोड़ना चाहते हैं। इतिहास भविष्य से जोड़ना चाहे तो थोड़ा बहुत जोड़ सकते हैं। इसी प्रकार क्या यह नीति गतिहीनता थी या क्रियान्वयन गतिहीनता थी जिसने हमारे देश की समृद्धि को मंथर बना दिया था। विषय में भी हमारे देश शब्द युग्म से देशगत संदर्भ साफ हो जाता है। हमें संपूर्ण निबंध भारत के संदर्भ में लिखना चाहिए, बना दिया था। शब्दों पर गौर करें तो काल के संदर्भ भी स्पष्ट हो जाते हैं। हमें वर्तमान या भविष्य पर नहीं सिर्फ भूतकाल पर चर्चा करनी है, और यह बात और वह भी सिर्फ आज़ादी मिलने के समय से अभी तक के कालखंड पर। गौर के कुछ विषयों में देश काल के संदर्भ अस्पष्ट होते हैं, उनमें आपको अपने विवेक से परिधि तय कर लेनी चाहिए। उदाहरण के क्या स्टिंग ऑपरेशन निजता पर प्रहार है, क्या प्रतिस्पर्धा का बढ़ता स्तर युवाओं के हित में है। जैसे विषयों में काल की परिधि तो महसूस की जा सकती है कि हमें वर्तमान काल को ही चर्चा का आधार बनाना चाहिए, किंतु देश या स्थान का विस्तार अनिश्चित है। प्रतीत होता है कि ये भारत की हालिया घटनाओं के आलोक में ही पूछे गए विषय हैं, पर यह भी सच है कि कम या अधिक अनुपात में ये समस्याएं पूरी दुनिया में व्याप्त है। ऐसे विषयों पर सही तरीका यह है कि हम 70 से 75% चर्चा भारत के संदर्भ में करें और उसके साथ साथ विश्व के उदाहरण भी जोड़ते चले। इससे हमारे निबंध में राष्ट्रीय स्तर की चिंताएँ तो झलकेगी ही, साथ ही वैश्विक विस्तार महसूस होगा। देखिए दूसरा चरण, देखिए विषय से जुड़े बिंदुओं को खोजना। दूसरा चरण जो आपके यहाँ पर विषय से जुड़े बिंदुओं को खोजना आपके यहाँ पर है, तो इसमें जो आपको देखिए जो आपको लिखा गया दूसरा चरण विषय से जुड़े, इसमें जो आपको कहा गया विषय से जुड़े आपके यहाँ पर विषय से जुड़े दूसरा चरण है विषयों से जुड़े बिंदु को खोजना। तो नए निबंध लेखक, देखिए यहाँ पर जो आपको है कि नए निबंध लेखकों के समक्ष सबसे बड़ी समस्या यही होती है कि विषय को पढ़कर उनके दिमाग में पर्याप्त बिंदु नहीं खोलते। अगर निबंध का विषय समान अध्ययन या उनके वैकल्पिक विषय जुड़ा हो तब तो यह समस्या नहीं आती। किंतु अगर विषय अमूर्त या कल्पना प्रधान है तो बिंदुओं की तलाश करना बेहद कठिन हो जाता है। उदाहरण के लिए सिविल सर्व परीक्षा में पूछे गए विषय जैसे देश को बेहतर आपदा प्रबंधन व्यवस्था की आवश्यकता या न्यायिक सक्रियतावाद समान अध्ययन पढ़ चुके अभ्यर्थियों की चुनौती पेश नहीं करते, किंतु जब इसी परीक्षा में सत्य जिया जाता है सिखाया नहीं जाता। विज्ञान और रहस्यवाद क्या विसंगत है, निष्काम बौद्धिक जिज्ञासा यथार्थ सभ्यता का जीवन रस है, जैसे विषय पूछे जाते हैं तो नए अभ्यर्थियों को उपयुक्त बिंदुओं की तलाश करने में गंभीर समस्याएं झेलनी पड़ती है। देखिए आइए हम यह समझने का प्रयास करते हैं कि मुश्किल से मुश्किल विषय पर कैसे समुचित बिंदुओं की तलाश की जा सकती है। चर्चा को बोधगम्य, यहाँ देखिए चर्चा को मुश्किल से मुश्किल विषयों पर कैसे समुचित बिंदु की तलाश की जा सकती है। चर्चा को बोधगम्य बनाए रखने के लिए हम एक कठिन विषय का उदाहरण लेकर बात करेंगे। यह विषय है निष्काम बौद्धिक जिज्ञासा। देखिए निष्काम बौद्धिक जिज्ञासा यथार्थ सभ्यता का जीवन रस है। देखिए निष्काम बौद्धिक जिज्ञासा यथार्थ सभ्यता का जीवन रस है। डिसइंटरेस्टेड इंटेलेक्चुअल क्यूरियोसिटी इज द लाइफ ब्लड ऑफ रियल सिविलाइजेशन। अब आगे देखिए यहाँ पर स्वाभाविक है कि इस विषय को देखकर एक नए विद्यार्थी के मन में अचानक कोई भाव या विचार नहीं कर पनपेगा, किंतु अगर हम कुछ चरणों के माध्यम से इस विषय का विश्लेषण या पोस्टमार्टम करें तो अचानक इतने सारे बिंदु इकट्ठे हो जाएंगे कि उनमें से कुछ कम महत्वपूर्ण बिंदुओं को जोड़ना पड़ेगा। आइए चरणबद्ध तरीके से इस विषय का पोस्टमार्टम करते हैं। देखिए सबसे पहले हम यह तय करना चाहिए कि विषय का सटीक अर्थ क्या है। इस विषय में तीन शब्द समूह महत्वपूर्ण है। निष्काम बौद्धिक जिज्ञासा यथार्थ सभ्यता जीवन रस। निष्काम बौद्धिक जिज्ञासा का ऐसी जिज्ञासा जिसके पीछे कोई आर्थिक या अन्य लाभ कमाने की इच्छा ना हो। उदाहरण के हम जानते हैं कि परीक्षा में सफल होने की इच्छा से पैदा होने वाली जिज्ञासा निष्काम अर्थात कामना रहित है, कामना रहित नहीं, निष्काम नहीं, सकाम यानी कामना युक्त होती है। निष्काम जिज्ञासा का अर्थ उस जिज्ञासा से जो किसी भी लाभ की प्रेरणा से मुक्त होती है, यानी यहाँ जानने की इच्छा सिर्फ जानने के लिए होती है। कई दार्शनिक और वैज्ञानिक चेतना के उस बिंदु पर पहुँचते हैं जहाँ वे नए सत्यों को जानने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं
और उनके संपूर्ण प्रयासों के मूल में इच्छा या तड़प सिर्फ इतनी होती है कि वे सत्य को जान सके। दूसरा शब्द युग में है यथार्थ सभ्यता। इसका कोई निश्चित अर्थ बताना संभव नहीं है, क्योंकि यथार्थ सभ्यता के अलग अलग अर्थ निकाले जा सकते हैं। अगर परीक्षा में कभी आपको ऐसी दुविधा हो तो विषय को अंग्रेजी में भी देख लेना चाहिए, क्योंकि कभी कभी ऐसी समस्या अनुवाद की भाषा के कारण भी पैदा होती है। अंग्रेजी में रियल सिविलाइजेशन शब्द है, जिसे हिंदी में यथार्थ सभ्यता लिखा गया है। रियल का अनुवाद यथार्थ करना गलत नहीं है, किंतु रियल शब्द में एक और अर्थ छाया छिपी होती है, जिससे दमदार, श्रेष्ठ या असली वाला भाव निकलता है। जैसे हम किसी को कहें कि ही इज ए रियल मैन, तो यहाँ रियल का अर्थ यह नहीं कि वह एक वास्तविक या यथार्थ पुरुष है, बल्कि यह है कि वह एक असली पुरुष या श्रेष्ठ पुरुष है। देखिए यहाँ पर क्या कि श्रेष्ठ पुरुष है। श्रेष्ठ पुरुष है, देखिए। और सरल भाषा में कहे तो एक ऐसा पुरुष है जिसे पुरुष का तत्व अर्थात उन गुणों का समूह जिनकी अपेक्षा साधारणतः पुरुषों में की जाती है, शेष पुरुषों से काफ़ी ज़्यादा है। इस विषय पर भी रियल शब्द से यही भाव निकलता है और उन सभ्यताओं को चिन्हित करता है जो श्रेष्ठ सभ्यता के पैमाने पर शेष सभ्यताओं से बेहतर साबित होती है। तीसरा शब्द युग में है जीवन रस, जो कि लाइफ ब्लड का हिंदी अनुवाद है। लेकिन कहने की जरूरत नहीं कि जीवन रस से तात्पर्य उस मूलभूत शक्ति से है जिसकी वजह से कोई सभ्यता जीवित रहती है। अगर इस सभी अर्थों को मिलाकर इस विषय का अर्थ निर्धारित कर ले तो श्रेष्ठ सभ्यता जिस मूल शक्ति की वजह से श्रेष्ठ बनती है वह है निष्काम बौद्धिक जिज्ञासा। सरल शब्दों में कहे तो वही सभ्यता विकास की प्रक्रिया में आगे बढ़ती है जो अपने सदस्यों को ज़्यादा जिज्ञासु होने की प्रेरणा देती है। देखिए विषय का सटीक अर्थ यहाँ पर जो कहा गया, विषय का सटीक अर्थ समझ लेने के बाद बारी आती है उन बिंदु की तलाश करने की जिनके संयोजन से हम निबंध की ढांचा खड़ा कर सकते हैं। शुरुआती स्तर विद्यार्थियों को बिंदुओं की तलाश करने में दिक्कत ना हो, इसलिए मैं आपको इनमें से कुछ आसान रास्ते सुझाता हूँ। कठिन से कठिन विषयों पर भी इन रास्तों की मदद से आप बिंदु की तलाश करने में आसानी महसूस करेंगे। सबसे पहले देखिए कि क्या विषय में कुछ ऐसे शब्द हैं जिनकी व्याख्या की जानी जरूरी है। ध्यान रखें कि आप में आसान या सहज शब्दों की व्याख्या करने की उम्मीद नहीं की जाती। सिर्फ उन शब्दों की व्याख्या की जानी चाहिए जो जटिल है और जिन पर निबंध के विषय के सही अर्थान्वयन का दारोमदार है। जिस निबंध को हमने चुना है यह निसंदेह जटिल है, इसलिए पहले बिंदु के तौर पर ऐसा किया जा सकता है कि निष्काम बौद्धिक जिज्ञासा। इसलिए यहाँ पर जो कहा गया इसलिए आपको क्या कि इसलिए जिस निबंध को हमने चुना है वह निसंदेह जटिल है, इसलिए पहले बिंदु के तौर पर ऐसा किया जा सकता है कि निष्काम बौद्धिक जिज्ञासा यथार्थ सभ्यता तथा जीवन रस शब्दों का संक्षिप्त व्याख्या की जाए। शब्दों की संक्षिप्त व्याख्या की। इसके बाद देखिए कि क्या आपके पास विषय या उसके किसी हिस्से जुड़े कुछ उदाहरण तथ्य, प्रसिद्ध कथन, कहानियाँ, घटनाएं आदि है या नहीं। क्या अगर उदाहरण या घटना आदि विषय के समर्थन में ना होकर इसके विरोध में है तो भी वे अत्यंत उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं। ऐसे सभी संदर्भों को रफ पृष्ठ पर संक्षेप में नोट करते जाइए। जैसे इसी विषय का उदाहरण ले तो निष्काम बौद्धिक जिज्ञासा के उदाहरणों में आप बुद्ध, महावीर या अन्य ऋषि मुनियों को याद कर सकते हैं। पूरी जिंदगी प्रयोगशाला में गुजार देने वाले किसी जिज्ञासु वैज्ञानिक को शामिल कर सकते हैं और इसके विरोधी उदाहरणों यानी सकाम बौद्धिक जिज्ञासा उदाहरणों के रूप में उन सभी वकीलों, अध्यापकों, चिकित्सकों, वैज्ञानिकों आदि को शामिल कर सकते हैं जो अपने पेशे में सफल होने के लिए ज़्यादा पढ़ते हैं और शोध करते हैं। निबंध को व्यापक कलेवर देने के लिए यह बहुत जरूरी होता है कि आप दोनों तरफ के उदाहरणों या घटनाओं को अपने विश्लेषण का आधार बनाइए। अब देखिए यहाँ पर जो कहा गया पांचवा पॉइंट, यहाँ पर देखिए पांचवा पॉइंट आपके यहाँ पे कि इसके बाद विषय के कथन को ध्यान से पढ़कर सोचिए कि क्या इसके पक्ष और विपक्ष में बहस की जा सकती है। क्या कुछ दुर्लभ विषय पक्ष विपक्ष की संभावना नहीं छोड़ते, किंतु सामान्यतः किसी विषय में वाद विवाद की संभावना निहित होती है। अगर आपके पास कथन के पक्ष और विपक्ष में कुछ तर्क होंगे तो आप निबंध को द्वंद्वात्मक शैली में विकसित कर सकेंगे, जो कि निबंध लेखन की एक उत्कृष्ट शैली है। इस शैली में पक्ष विपक्ष के तर्कों को क्रिया प्रतिक्रिया के रूप में
पेश करते हुए निबंध लिखा जाता है, निबंध लिखा जाता है। ऐसे निबंधों की कसावट बेहतरीन होती है और पाठक उन्हें पढ़ते हुए ऐसा बन जाता है कि बीच में छोड़ ही नहीं पाता। अगर इस विषय को देखें तो इसमें पक्ष और विपक्ष की संभावना आसानी से बन जाती है। पक्ष तो ये कि निष्काम बौद्धिक जिज्ञासा ही किसी सभ्यता को महान बनाती है, और इसका विपक्ष यह कि सकाम बौद्धिक जिज्ञासा भी किसी सभ्यता को महान बना सकती है। आपको एक रफ पृष्ठ पर 2 कॉलम बना लेने चाहिए और उसके ऊपर पक्ष या विपक्ष के कथन लिख लेने चाहिए। इसके बाद अपने दिमाग को हर समग्र दिशा में दौड़ाते हुए वे सारे तथ्य, उदाहरण, घटनाएं, कहानियां, कथन आदि सोचने चाहिए जो किसी भी रूप में पक्ष या विपक्ष को सिद्ध करने में सहायक हो सकते हैं। थोड़ी ही देर में आप पाएंगे कि आपके पास पक्ष और विपक्ष दोनों के लिए महत्वपूर्ण सामग्री एकत्र हो गई है, जिसे आधार बनाकर आप निबंध लिख सकते हैं। बिंदु की तलाश करने का एक आसान तरीका और भी है। इस तरीके के अंतर्गत आपको किसी भी विषय का विश्लेषण 5 से 6 आधारों पर करके देख लेना चाहिए। ये आधार हैं क्या, क्यों, कब, कहाँ, कौन तथा कैसे। जब आप किसी विषय पर जब किसी विषय पर आपको कुछ ना सूझ रहा हो, तब भी अगर आप इन सूत्रों के आधार पर विचार करेंगे तो बहुत सारे बिंदु आपके हाथ में लग जाएंगे। हाँ, यह जरूरी नहीं है कि हर विषय पर हर सूत्र काम करे। किसी विषय पर इनमें से 2 सूत्र काम आएंगे तो किसी पर 4, किंतु कोई भी विषय ऐसा नहीं होगा कि आप इनके माध्यम से पर्याप्त बिंदु ना जुटा पाएं। इसी विषय निष्काम बौद्धिक जिज्ञासा यथार्थ सभ्यता का जीवन रस है। यहाँ देखिए क्या कि इसी विषय पर निष्काम बौद्धिक जिज्ञासा यथार्थ सभ्यता का जीवन रस है को उदाहरण के तौर पर ले ले तो निम्नलिखित विचार सूत्र बन सकते हैं। पहला कि क्या, देखिए यहाँ देखिए क्या की बात यहाँ पर जो की गई है, देखिए इस चीज़ को यहीं पर छोड़िए। तो यहाँ पर देखिए इसके बाद जो चैप्टर आपको, इसकी चर्चा हम बाद में कर लेंगे अगले वीडियो में।